नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदायनी क्लासेज ऑनलाइन। तो हम इसके पहले वाले भाग में पढ़े थे एथिल अल्कोहल के प्रमुख रासायनिक गुणधर्म। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे आयोडोफार्म, मतलब एथिल अल्कोहल आयोडोफार्म से या एथिल अल्कोहल की क्रिया जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और उसके क्या नाम की आयोडीन के साथ कराते हैं तो क्या होता है। देखिए, ये हमारे पास है एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH। ये हमारे पास है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल की क्रिया हम कराते हैं आयोडीन के साथ, आयोडीन और पोटेशियम अथवा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल की क्रिया हम आयोडीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। देखिए, इससे हम एक नया नाम आयोडोफार्म अभिक्रिया भी कहते हैं। तो कहेंगे हम एथिल अल्कोहल को आयोडीन के साथ और किसी साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तब हमें उत्पाद क्या मिलता है, CH3 मिलता है। CH3 मतलब आयोडोफार्म मिलता है और क्या मिलेगा, सोडियम फार्मेट। तो यहाँ पे हम कहेंगे सोडियम फार्मेट मिलता है। साथ ही साथ यहाँ क्या बाहर निकल जाता है, यहाँ पर कुछ अणु बाहर निकलते हैं। आपकी कुछ अणु का मतलब ये है कि 5 जल का अणु बाहर जाएगा, 5 जल का अणु बाहर जाएगा और लास्ट में क्या बचा है आपका 5NaOH। ये बाहर जाएंगे 5NaOH, तो ये बाहर जाएंगे। तो हम कहेंगे कि इस संपूर्ण समीकरण को हम आयोडोफार्म अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। पुनः ध्यान दें, ये है एथिल अल्कोहल, अर्थात जब एथिल अल्कोहल को आयोडीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो आयोडोफार्म बनता है और सोडियम फार्मेट बनता है, जल बनता है और सोडियम क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा आपका सोडियम आयोडाइड। क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनता है। तो इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं आयोडोफार्म अभिक्रिया। इसकी क्या विशेषता है, तो ध्यान दीजिएगा, मेथिल अल्कोहल आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता। मेथिल अल्कोहल आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता है, एथिल अल्कोहल आयोडोफार्म परीक्षण देता है। तो हम कहेंगे आयोडोफार्म अभिक्रिया द्वारा। देखिए, अगली कौन सी अभिक्रिया है जो एथिल अल्कोहल से क्रिया होती है अथवा एथिल अल्कोहल उसके साथ क्रिया करता है। तो जो अगली अभिक्रिया है उससे हम देखेंगे। तो अगली अभिक्रिया हमारे पास है जो वह है आपका कि अमोनिया से क्रिया। किससे, अमोनिया से क्रिया। तो NH3 से क्रिया, अमोनिया से क्रिया। तो अमोनिया हमारे पास क्या है, अमोनिया का मतलब है, तो पहले हम लिखेंगे NH3, लेकिन किसको क्रिया कराना है, तो अल्कोहल को अमोनिया से। तो CH3 CH2OH और इसे हम कराएंगे अमोनिया से क्रिया। तो अमोनिया सूत्र होता है NH3, तो NH2 2 1 3। तो हम कहेंगे हमने एथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ, जब हम एथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जल का अणु यहाँ से बाहर चला जाता है, जल का अणु बाहर चला जाता है और बनता है आपका क्या बनेगा, CH3 CH2NH2 मतलब एथिल एमीन बनेगा। क्या बनेगा, एथिल एमीन बनेगा। जब हम एथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एमीन का निर्माण होता है। उसके बाद जो अगली क्रिया है वह है आपका किसके साथ, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। तो देखिए, एथिल अल्कोहल का सूत्र हमारे पास है CH3 CH2OH। क्या है, CH3 CH2OH और उसके बाद नाइट्रिक अम्ल होगा आपका HNO3। क्या होगा, HNO3। तो ये हमारे पास नाइट्रिक अम्ल है। देखिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो HNO3 ये होगा हमारे पास। जब हम क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा। मतलब इस भी अभिक्रिया में -HOH करेंगे, मतलब जल का अणु यहाँ बाहर चला गया है। इस अभिक्रिया में जल का अणु बाहर गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी -HOH मतलब जल का अणु बाहर चला जाएगा। तो जब हम एथिल अल्कोहल को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं
तो क्या होता है, जल का अणु बाहर चला जाता है और यहाँ पे बनेगा आपका CH3 CH2 NO3 मतलब एथिल नाइट्रेट बनता है। तो हम कहेंगे जब एथिल अल्कोहल को नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो एथिल नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, एथिल नाइट्रेट बनता है और जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो हमने ये देखा। आइए हम देखते हैं कि और क्या इसके गुणधर्म हैं एथिल अल्कोहल के, और कौन कौन से गुणधर्म हैं। तो अगला जो गुणधर्म है वह है आपका, अगला गुणधर्म जो है वह है आपका किसके साथ क्रिया, RH मतलब हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ क्रिया। तो हम कहेंगे HX से क्रिया। जैसे हमारे पास एथिल अल्कोहल है CH3 CH2 OH, ये क्रिया करेगा HX मतलब HX को हम कह सकते हैं, X मतलब हाइड्रोजन, तो यहाँ पे Cl लग सकता है। तो आप कहोगे या लगा सकते हैं, हम कहेंगे यहाँ पर है एथिल अल्कोहल CH3 CH2 OH, इसकी क्रिया हम HCl से कराएंगे तो क्या होगा कि ये जल के अणु को इतना बाहर निकाल देगा और ये बनाएगा आपका CH3 CH2 Cl। यहाँ पे HOH बाहर मतलब ये बाहर चला जाएगा। तो हम कहेंगे जब एथिल अल्कोहल को HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो जल का अणु बाहर चला जाता है और एथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एथिल क्लोराइड बनता है। इसी क्रम में हम देखते हैं अगला जो हमारे पास है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण, तो निर्जलीकरण में क्या होगा आपका, देखिए निर्जलीकरण में आपका होगा कि ये है आपका एथिल अल्कोहल, ये है आपका एथिल अल्कोहल, ये जो हमने रचना बनाई है यही है आपका एथिल अल्कोहल CH3 CH2, यहाँ पे 2 H और एक OH। इसको जब हम हीट करेंगे मतलब गर्म करेंगे, जब एथिल अल्कोहल को हम गर्म करते हैं तो होता क्या है आपका कि यहाँ पर बनेगा एथीन। क्या बना लेगा, एथीन बना लेगा और जल मतलब यहाँ से जल का अणु बाहर चला जाएगा। तो देखिए कार्बन 2, यहाँ पर कार्बन 2 हो गए मतलब ये 2 कार्बन, उसके बाद H 3 1 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। तो बाहर क्या निकला हमारा, निकला जल का अणु, ये बाहर निकल गया। तो आप कहोगे जब एथिल अल्कोहल को गर्म करते हैं तो क्या होता है, होता ये है कि आपका क्या बनता है, एथिलीन बनता है और या एथीन बनता है और क्या होता है, जल का अणु बाहर निकल जाता है। इसी अभिक्रिया को हम निर्जलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया। और हम देखते हैं कि एथिल अल्कोहल के और क्या रासायनिक गुणधर्म हैं। तो अगला जो रासायनिक गुणधर्म है एथिल अल्कोहल का वह है आपका अल्कोहल से डाई एथिल ईथर, या ऐसे लिख दीजिए आप C2H5OH से C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। तो प्रश्न है हमारा कि आप एथिल अल्कोहल मतलब CH3 CH2OH या C2H5OH से डाई एथिल ईथर प्राप्त कीजिए। तो आइए हम देखते हैं कि इससे हम कैसे एथिल अल्कोहल प्राप्त करेंगे। देखिए यह प्रक्रम 2-3 पद में होगा। पहले पद में हम देखेंगे CH3 CH2OH मतलब एथिल अल्कोहल को लेंगे, इस एथिल अल्कोहल को हम क्रिया करा देंगे OH HSO3 के साथ, मतलब इस एथिल अल्कोहल को हमने किससे क्रिया करा दिया, हम क्रिया करा देंगे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये क्या है, एथिल अल्कोहल है। तो एथिल अल्कोहल को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, जल का अणु यहाँ से बाहर जाएगा और ये बना लेगा CH3 CH2 HSO4। क्या बनाएगा, HSO4 बना लेगा। तो देखिए CH3 CH2OH मतलब एथिल अल्कोहल और ये OH HSO3 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। जब एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, और जल का अणु यहाँ बाहर निकल जाता है। अब हम इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को
एल्कोहल के साथ पुनः क्रिया कराते हैं। किसके? एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल। तो अब हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः एल्कोहल के साथ मतलब एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे तो होगा क्या कि यहाँ से एक H निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए बनेगा क्या यहाँ पर बनेगा प्रोडक्ट CH3 बचा है अभी, मतलब ये CH3, CH2 है, ऑक्सीजन है, ये से तो बाहर निकल गया, बचा हमारे पास CH2 CH3। तो जो ये उत्पाद प्राप्त हुआ है इसी का नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो हम कहेंगे CH3 बचा था, CH2 बचा था, हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, फिर CH2 और CH3 था, तो इसे हम क्या कहेंगे? डाई एथिल ईथर। और बचा है हमारे पास H2SO4, H2SO4। तो हम कहेंगे जब एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो जल का अणु बाहर निकल जाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में हम क्या करते हैं? पुनः एथिल अल्कोहल को मिलाते हैं। जब एथिल अल्कोहल को मिलाएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल बाह्य उत्पाद के रूप में बाहर चला जाता है और बनता है आपका डाई एथिल ईथर। क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है। तो हमने इस चीज़ को देखा। अगला गुणधर्म जो है उससे भी हम देखेंगे। अगला है आपका किसके साथ क्रिया? इस व्यंजक चूर्ण के साथ क्रिया। अगली जो हेडिंग है वो आपकी है कि क्या होता है जब एल्कोहल व्यंजक चूर्ण से क्रिया करता है। प्रश्न है हमारा, क्या होता है जब एल्कोहल व्यंजक चूर्ण से क्रिया करता है? तो देखिए हेडिंग है आपकी CaOCl2 से क्रिया, मतलब क्या होता है जब एल्कोहल व्यंजक चूर्ण से क्रिया करता है। तो देखिए ये पद भी 2-3 पदों में होगा, मतलब ये अपक्रिया भी 2-3 पद में होगी। पहला हम लेंगे यहाँ पर CaOCl2, मतलब यहाँ पे ये व्यंजक चूर्ण है, इसकी क्रिया हम कराएंगे जल से। तो व्यंजक चूर्ण को हमने जल से क्रिया करा दिया, ये बना लेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और Cl2 बाहर निकल जाएगी। तो पुनः ध्यान दें, हम कहेंगे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ क्रिया कराते हैं, अर्थात जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। अब हम क्या करेंगे? इसमें हम लेंगे एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH को लेंगे और इसकी क्रिया हम किसके साथ करा देंगे? ये जो हमारे पास क्लोरीन यहाँ बना हुआ है मध्यवर्ती यौगिक, क्लोरीन से क्रिया करा देंगे। तो हमने क्या लिया? CH3 CH2OH मतलब एथिल अल्कोहल लिया, इसकी क्रिया हम कराएंगे क्लोरीन से। तो 2H यहाँ से निकलेगा और 2Cl यहाँ से निकलेगा, -HCl -2HCl बाहर चले जाएंगे। पुनः ध्यान दीजिए, यहाँ पे है एथिल अल्कोहल मतलब CH3 CH2OH है और यहाँ पे है Cl2। होगा क्या आपका कि 2Cl यहाँ पर है, 2H यहाँ पर है, ये 2HCl बाहर चले जाएंगे। बचा क्या हमारे पास? CH3 बचा है और C है, H है, O है, मतलब CHO बचा है। इसका नाम है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। तो हमने 2 पद को देखा। पहले पद में व्यंजक चूर्ण को जल से क्रिया कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और क्लोरीन बाहर निकल गया, हमने इतना समझा। दूसरे भाग में हमने देखा कि एथिल अल्कोहल को हमने क्लोरीन से क्रिया करा दिया, 2 क्लोरीन यहाँ पे था, 2H यहाँ से निकला, मतलब 2HCl बाहर चले गए। बचा हमारे पास CH3 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मतलब ये चीज़ बचा, इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहते हैं इसे। तो हमने ये देखा। अब देखिए क्या होता है कि CH3 CHO को हम पुनः क्लोरीन की 6 अणु से क्रिया कराते हैं। देखिए CH3 CHO को क्लोरीन के 6 अणु से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? ये बना लेगा पर CCl3 CHO। क्या बनाएगा? CCl3 CHO और 3HCl यहाँ से बाहर चले जाएंगे, मतलब 3Cl यहाँ से निकलेगा, 3H यहाँ से निकलेगा, तो 3HCl बाहर जाएंगे और बनाएगा जो आपका, इसका नाम है क्लोरल। तो पुनः ध्यान दें, ये है आपका
एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड को हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, तब क्लोरल बनाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 अणु बाहर निकल जाते हैं। हमने ये चीज़ देखा। लास्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखें। लास्ट स्टेप में होगा आपका कि यहाँ पर क्लोरल के हम 2 अणु लेंगे। कितने? 2 अणु लेंगे। क्लोरल के 2 अणु लेंगे और इसकी क्रिया हम कराएंगे किसके साथ? इसकी क्रिया कराएंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हम यहाँ पर क्लोरल के 2 अणु को लेंगे। देखिए हमारे पास पहले हम लेंगे, ये है आपका OH और ये है OH, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसकी क्रिया हम कराएंगे क्लोरल के 2 अणु, मतलब एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया आपका। तो आपने देखा कि हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिखा। किसको लिखा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिखा और ये क्लोरल के 2 अणु को लिया, मतलब एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, इसको लिया। अब हम क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, आपका बनाएगा आपका यहाँ से इतनी चीज़ बाहर जाएगी, CHCl3 मतलब 2CHCl3 बाहर निकल जाएंगी। इसका नाम है क्लोरोफार्म। देखिए CHCl3 मतलब 2 CHCl3 बाहर निकल जाएंगे, क्लोरोफार्म। तो देखिए जो बाहर निकल गया 2 CHCl3 उसी का नाम है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म बाहर निकल गया और यहाँ पर अब क्या बचा है? कैल्शियम एसीटेट बचा है। ये चीज़ हमारे पास बचा है। तो हमने ये चीज़ देखा कि कैल्शियम एसीटेट बचा हुआ है, कैल्शियम एसीटेट को हमने लिख दिया। तो यहाँ तक आपने समझा होगा अच्छी तरह से, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यही प्रश्न था आपका कि क्या होता है जब एल्कोहल विरंजक चूर्ण से क्रिया करता है। इस समीकरण को पुनः एक बार समझें। ये है विरंजक चूर्ण, इसकी क्रिया जल से कराते हैं तो बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, इसकी क्रिया हम क्लोरीन से कराएंगे तो एस्टल्डिहाइड बनेगा और 2HCl बाहर चला जाएगा। उसके बाद हम एस्टल्डिहाइड को पुनः क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे तो बनाएगा क्लोरल। क्या बनाएगा? क्लोरल बनाएगा और HCl के 3 अणु बाहर चले जाएंगे। लास्ट स्टेप में हम करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ? क्लोरल के 2 अणु के साथ। क्रिया कराएंगे तो बनाएगा आपका क्लोरोफार्म। क्या बनाएगा? 2CHCl3 क्लोरोफार्म बनाएगा और कैल्शियम एसीटेट बाहर निकल जाएगा। तो हमने ये क्रिया को देखा। अब हम देखेंगे एथिल अल्कोहल बनाने की कुछ प्रयोग। अब हम देखेंगे प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल औद्योगिक स्तर पर कैसे बनाए जाते हैं। तो पहला है आपका किससे? पहला है आपका स्टार्च से एथिल अल्कोहल। किससे है? स्टार्च से एथिल अल्कोहल। देखिए स्टार्च सस्ता होता है और इससे हम एथिल अल्कोहल का औद्योगिक उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। अर्थात इसके बनाने के जो स्रोत होते हैं वो मक्का, आलू, चावल आदि होता है। तो इससे हम एथिल अल्कोहल को बनाते हैं। इसमें होता क्या है आपका कि स्टार्च को लेते हैं, उससे पहले हम शर्करा में बदलते हैं और उसके बाद जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज में बदलता है और उसके बाद क्या होता है, किण्वनीकरण कराते हैं और एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो हम इसके द्वारा देखेंगे एथिल अल्कोहल बनाना। इस प्रक्रम के लिए हम करते क्या हैं कि पहले हम शर्करा का निर्माण करते हैं, अर्थात स्टार्च युक्त जो पदार्थ होते हैं जैसे आलू को लेते हैं और उसे हम बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले हम शर्करा का निर्माण करते हैं। शर्करा का निर्माण करेंगे तो उसमें क्या होगा आपका पहले पॉइंट जो बनेगी आपका शर्कराकरण या शर्करीकरण। तो पहला जो स्टेप है वह है शर्करीकरण। इसमें हम करते क्या है कि स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू को लेते हैं और उसे हम बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। काटने के बाद उसे हम पीस लेते हैं और पीसने के बाद उसे थोड़ा गर्म करते हैं, जिसके कारण कि आलू की जो कोशिका भित्ति होती है, आलू में जो सेलवाल मतलब कोशिका भित्ति होती है वह फट जाए। और जब आलू की कोशिका भित्ति फट जाती है तो क्या होता है कि आलू के अंदर जो स्टार्च रहता है वह निकल करके बाहर आ जाता है। आलू के अंदर जो स्टार्च होता है वह निकल करके बाहर आ जाता है और इस प्रकार एक तरल पदार्थ प्राप्त होता है। जिसे हम क्या नाम देते हैं? जिसे हम
मैश कहते हैं। क्या कहते हैं? मैश कहते हैं। तो देखिए इसमें हम करते क्या हैं सरकरीकरण में कि पहले हम स्टार्च युक्त पदार्थ को लेते हैं। स्टार्च युक्त पदार्थ मतलब आलू हो गया, उसको हम लेंगे। उसको लेने के बाद क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। काटने के बाद उसे हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद उसे हल्का उबालते हैं, मतलब कुछ गर्म करते हैं। गर्म करने से होता क्या है कि आलू की कोशिका भित्ति फट जाती है, और जब कोशिका भित्ति फट जाती है तो उससे स्टार्च बाहर निकल आता है। स्टार्च जब बाहर निकल आता है तो उस स्टार्च को हम एकत्र कर लेते हैं, मतलब छान लेते हैं आलू से, और इस प्रकार हमें एक तरल विलयन प्राप्त होता है। क्या होता है? तरल विलयन प्राप्त होता है। और यह विलयन क्या कहलाता है? यह विलयन मैश कहलाता है। तो हमने पहले स्टेप का अध्ययन किया या पहला स्टेप देखा। दूसरे स्टेप में होगा क्या? दूसरे स्टेप में आपका होगा माल्ट का निर्माण। इसका माल्ट का निर्माण। देखिए दूसरे स्टेप में होगा आपका माल्ट का निर्माण। देखिए माल्ट के निर्माण में होता क्या है कि इसमें हम अंकुरित अनाज जैसे जौ, गेहूँ, चावल, मक्का आदि को ले सकते हैं, और इसे हम 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में डुबोकर रखते हैं। तो क्या करेंगे, जब इसे हम जल में डुबोकर रखेंगे तो कुछ समय बाद इसे बाहर निकाल लेते हैं और उसमें अंकुरण आ जाता है। क्या होता है? इसमें अंकुरण आ जाता है। अब इसे हम कढ़ाई अथवा अन्य बर्तन में रखकर भून लेते हैं। और इसे हम बारीक पीस लेते हैं और इस प्रकार हमें आटा प्राप्त होता है। इस आटे को हम क्या करते हैं, इस आटे को आवश्यकता अनुसार जल मिलाते हैं और एक पेस्ट के रूप में तैयार कर लेते हैं। क्या करते हैं? पेस्ट के रूप में तैयार कर लेते हैं। तो ये जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं माल्ट। क्या कहते हैं? माल्ट कहते हैं। तो इसके द्वारा जो बनेगा उसे हम मैश कहेंगे, और इसमें जो बनेगा माल्ट बनेगा। अब हम करते क्या है, पुनः ध्यान दीजिएगा। अब हम मैश और माल्ट को मिला देते हैं। मैश और माल्ट को मिला देते हैं। तो मैश और माल्ट को मिलाते हैं तो होता क्या है आपका कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? ग्लूकोज में बदल जाता है, अर्थात इससे मतलब ग्लूकोज आपका बन जाता है ये दोनों मिला करके। और उसके बाद इसमें हम आवश्यकता अनुसार पानी मिला देते हैं। क्या होता है? आवश्यकता अनुसार पानी मिला देते हैं। जब इसमें हम पानी मिला देंगे और इस मान लीजिए एक पात्र में आपने रख दिया है आवश्यकता अनुसार पानी मिला करके, और लगभग 2-3 दिनों के लिए, कितने दिन के लिए? 2-3 दिनों के लिए आप छोड़ दीजिए। तापमान होना चाहिए आपका 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस ताप पर छोड़ देंगे 2 से 3 दिनों के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी जो ऊपरी सतह होगी उस पर एक लेयर बन जाएगी। क्या होगी? ऊपरी सतह पर एक लेयर बन जाएगी, और यहाँ से CO2 गैस के बुलबुले निकलते मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे? CO2 गैस के बुलबुले निकलते मिलेंगे। और CO2 गैस का निकलना ही यह प्रदर्शित करता है, CO2 गैस का निकलना ही इस बात की पुष्टि करता है कि आपके इस प्रयोग में एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH का निर्माण हो चुका है। CO2 गैस यदि निकलती है तो इस बात से यह पुष्टि होती है कि आपके प्रयोग में एथिल अल्कोहल बन चुका है। और इसको हम छान लेते हैं, इसको हम छान कर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार हमें शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो हमने देखा शर्करा से एथिल अल्कोहल का निर्माण। किससे? शर्करा से एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो आइए हम देखते हैं कि और विधियाँ। तो हमने इस विधि से देखा एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो इसमें मैश और माल्ट को बना लेते हैं, उसके बाद दोनों को मिला देते हैं, और मिलाने के बाद एक पात्र में रख देते हैं, जिसमें होता क्या है आपका कि इसमें हम आवश्यकता अनुसार तरल करने के लिए पानी मिला देते हैं। इस उपकरण को हम 2-3 दिन तक रख देते हैं, और वहाँ पर ताप कितना होता है आपका 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब कुछ समय बाद हम अध्ययन करेंगे तो CO2 गैस यहाँ से निकलती हुई आपको
दिखाई देगी, CO2 गैस निकलती हुई दिखाई देती है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि आपके प्रयोग में एथिल अल्कोहल बन चुका है। और उसके बाद क्या होता है कि एथिल अल्कोहल जब बन गया है तो यहाँ पर आपको एक लेयर बन जाएगी। लेयर को निकालेंगे आप तो कीड़े आप मतलब छोटे छोटे कीड़े आपको दिखाई देंगे। उनसे आप छान लेते हैं, मतलब उससे आप इस तरल को छान लेंगे तो आपको शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो आज हमने पढ़ा स्टार्च से एथिल अल्कोहल बनाना। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि एथिल अल्कोहल बनाने की और कौन कौन सी विधियां हैं, शीरे द्वारा हम एथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं, और हम पढ़ेंगे कि गन्ने के रस से हम एथिल अल्कोहल को कैसे बनाते हैं। तो शेष भाग कल पढ़ते रहिए। वीडियो में यदि आपको समस्या आती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।